एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। खट पर एक जवाब बनता है और लास्ट एडिटेड पे क्लिप करेंगे आप, तो आपको फिर समझ में आएगा कि उन्होंने एक वीडियो को क्लिप किया। क्या इतने बड़े कद के नेता भी सोशल मीडिया पर चीजों को मैनिपुलेट करेंगे अपने हक में? यह आरोप बड़ा गंभीर है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रजातंत्र को एडिट कर करके सरकारें बना रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा चंडीगढ़ में हमने देखा, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रमाण दीजिए। अखिलेश यादव कहते मैंने 16,000 मतदाताओं की लिस्ट भेजी, मुंह में दही जमाकर चुनाव आयोग बैठ गया, उसका जवाब भी नहीं देता। ऐसा कैसे संभव है कि वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6-6, 8-8% वोटिंग वोट्स बढ़ाकर बता रहा है? ये कैसे संभव है, ये पूछना चाहते हैं हम ना। बात तो सही है। नागपुर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई। हमने हरियाणा में कहा था कि 99% कैसे बैटरी है, आप ये बता दीजिए हमको, नहीं तो भारत की सरकार को फॉर्मूला बता दीजिए, तो कम से कम बैटरियों वाली गाड़ियां तो चलने लगेगी। लेकिन उसका कोई जवाब ये नहीं देते। कि आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे? जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब। अरे मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आपका इरादा तो समझते हैं ना हम। आशुतोष जी, आप काम ही वो करते हैं। वो वोटर जानते कौन थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आशुतोष जी, आज देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव को डिफेंड करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जबकि अखिलेश यादव ने एक सीट नहीं दी। ये देखिए मजबूरी। अखिलेश यादव ने 9 में से एक सीट फूलपुर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन फूलपुर की भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी कि हमें लड़ने दो, आप हरा दोगे। नहीं, हमने समर्थन दे दिया था। हमने 10 सारी सीट पर समर्थन। सवाल पर आते हैं। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को, जनसंघ को सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4। और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप लोग। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर, प्लीज। ये ठीक बात नहीं है। पार्टी की हार जीत लगी रहती है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए सुधांशु जी भी मंच पर बैठकर उनसे बहस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का वहां से इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। एक लोकतंत्र की ताकत डिसेंट और हर तरह के मुद्दे पर चर्चा से होती है। चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई ना? क्या उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुविनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसी खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ। डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में।
यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से खत्म हो। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन ये कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए यह शोभा नहीं देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट बल्कि 21% वोट की पार्टी है और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे क्या आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर यह बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चलेंगे हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है अंजना जी, अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक है उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं कह रही हूं आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। विजय जी, कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब तिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। आम आदमी पार्टी के पहले पत्रकार थे साहब, उसका है ये दिखाई जो दे रहा है। मैं अभय जी, मतलब यहां पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है, वोटर जाता है जितनी भी, मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है। हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को जो किसी न किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है, वो भी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है। आप डेडिकेशन देखिए, और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि जो वोटर है वो भी कई बार, अब देखिए ना, जो वर्डिक्ट है महाराष्ट्र का, वो चुनाव आयोग के उस बिसात पर, उस फैसले पर मुहर लगाता है। एकनाथ शिंदे को ही सही सिंबल दिया चुनाव आयोग ने, एकनाथ शिंदे को ही विधानसभा चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन ने दिया, जनता ने भी कमान उनके हाथ में सौंपी। चुनाव आयोग नहीं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी वो चुनाव हारती है। कब तक आप हर संस्था को कटघरे में खड़ा करें? चुनाव अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है?
तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्ष को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा। जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र में ये हाल क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है। महाराष्ट्र में और झारखंड में आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी। दो बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद 4 सवाल लेंगे। सुधांशु जी। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं सिर्फ 3 वाक्यों में। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण ये रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटा हूं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बात समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। चलिए अब 4 सवाल लेंगे। एक टूटी नाव ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। एक वादा कर दीजिए आज साहित्य आज तक के मंच पे सुधांशु जी। चलिए टूटी नाव मान लिया आपने। सुनिए ना, हाँ, तो जो बहुमत मिला है उसी के आधार में आप एक वादा कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को महाराष्ट्र के ये वादा किया था सभा में कि महायुति की सरकार बना देना, 6,000 रुपए सोयाबीन के दे दूंगा। आज सोयाबीन की खरीद चल रही है। इस मंच से वादा करके जाइए कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपए देंगे, मैं स्वयं आपको माला पहनाने आऊंगा। चिंता मत करिए, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान राशि कही थी तो दिया, फिर उसको 12,000 बढ़ाया तो दिया। चिंता मत करिए सर, अभी 2,700 रुपए गेहूं का आपने चुनाव में कहा था नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में होली दिवाली की पर बारी गैस के चली जाएगी। सिलेंडर 4 का सवाल नहीं बस दिया। लेने हैं। अब तो जनता ने अपना निर्णय दे दिया, बाकी बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन सोया और सरकार कपास बनने के दो। किसानों का आपको करना पड़ेगा कुछ। सारे के सारे लेते हैं हमारी सवालों से तलाशी, उनसे कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। सवाल तो होने चाहिए थे सरकार से। सही पकड़े हैं। इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि इस देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। तब ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था। इस देश के कलमकार, कलाकार, इतिहासकार, साहित्यकार आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है। तब इन्होंने कहा कि ये तो सारे अवार्ड वापसी देंगे। जब इस देश की बेटियां ना न्याय मांगने आई तब नहीं, मैं पर इस देश की जनता पुनः तीसरी बार आकर इनकी सरकार बना देती है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मसला ये है आपका। सरकार देखिए अंजना जी, ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से प्रारंभिक आंदोलन है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं, सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है उनका ध्येय है। हमने वो कह रहे थे कि बड़े दिल से उन्होंने पूछा आपसे कि बीजेपी की कभी प्रशंसा निकलती क्यों नहीं आपके मुंह से? पहले बात तो हमारे कहते अकेली किसी लड़की ने सवाल पूछा तो उसके जवाब देना बहुत जरूरी हाँ, है। मेरा राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है, मैं उसका बहिष्कार करता हूं, मैं उसका अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बीजेपी का विश्लेषण नहीं करता। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे बारे में कहती है कि मैं उनका विश्लेषण नहीं करता। बड़ाई कह रहे थे। वैसे सवाल तो इनसे पूछे गए तो मैं इनके बिहाफ पे बोल देता हूं। जो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था
कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विजय जी, मैं चाहता हूं कि अब जब लोकसभा का ये संसद का सत्र जैसे यहाँ बहस हुई है, बहस तो करें, बहस तो करें, वही कह रहा हूं, हंगामा संसद करके का सत्र हम में लोग बहस अगर शुरू 10 करें। घंटे, 12 और घंटे दूसरी नौकरी बात ना हम करें ये तो उम्मीद तनख्वाह करें नहीं कि मिलती है। एक दिन में सुधांशु जी माननीय की सांसद सरकार चले जाते हैं। सुधांशु जी की सरकार एक दिन में 140 सांसदों को सस्पेंड नहीं करेगी, ये उम्मीद हम कम से कम जवाब। रखें। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा जो मुझे यहां भी दिखाई पड़ा, महाराष्ट्र के निर्णय में दिखाई पड़ा और पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। भाई मजा आया। तालियों के साथ आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मुझे लगता है एक सार्थक बहस यहाँ पर हुई है, हर तरह की विचारधारा सामने आई और उम्मीद यही करेंगे कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब भी हमारे माननीय सांसद इस देश और अपनी जनता, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ इंसाफ करेंगे, क्वेश्चन आवर भी चलेगा और ज्वलंत मुद्दों पर बहस भी होगी।